हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इम्पोर्टेंट और फेमस लिटरेरी टर्म्स पर। गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटरेरी टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बार बार इनसे मैचअप्स में या फिर पर्टिकुलर किस राइटर का या किस फेमस पोइट ने कौन सी टर्म कॉइन की है या कौन सी लिटरेरी टर्म किस फेमस राइटर से कनेक्टेड है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको खुद को भी इस बात का एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि गाइस, मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अभी फेब अटेम्प्ट दिया था। उसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी, इगोटिस्टिकल सबलाइम, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मैचअप्स में। तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ। गाइस, मैंने ये जो अपने नोट्स बनाए हैं इन्हीं को पढ़कर मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। एंड आई होप कि मेरे ये नोट्स आपके भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ गाइस, इन्हें पढ़कर आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हुए तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। गाइस, इन नोट्स को मैं अपने चैनल से यस टू लिटरेचर जो कि टेलीग्राम पर भी बना हुआ है वहाँ पर भी शेयर कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से अपने सारे प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियोस डाले हुए हैं वो ले सकें। तो चलिए गाइस, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट फेमस लिटरेरी टर्म्स और इसमें है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो कीट्स ने कॉइन की थी। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। This allow great writers to temporarily suspend their moral concerns and feel it standing in other character shoes। मतलब जैसे कभी भी कोई भी राइटर अगर कोई वर्क को लिखता है तो वो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिटरेरी वर्क्स में या अपने जो भी वो वर्क कर रहे हैं या जो भी अपना लिटरेचर में कोई भी चीज़ उन्होंने लिखी है, ठीक है, तो वो उसे मेंशन नहीं करते हैं। मान लीजिए किड्स है, अगर किड्स नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी वो वर्क लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें वो उसको शो करे। या फिर जैसे मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ है, हम सब जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ लेक पोइट है, नेचर पोइट है। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने हर वर्क में वह अपनी नेचर से रिलेटेड थ्योरी को प्रोपोटाइज करें, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रमोट करें। क्योंकि राइटर की ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो हर तरह के वर्क को जब वो लिखे तो वो उसको उसमें अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को ना डाल के जिस तरह का वर्क है उसके अकॉर्डिंग लिखे। जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव वर्क है, जैसे मान लीजिए शेक्सपियर ने लिखा है ओथेलो, ठीक है। अब ओथेलो में यागो का कैरेक्टर कैसा है, नेगेटिव कैरेक्टर है। तो जब शेक्सपियर यागो के कैरेक्टर के बारे में लिख रहा है तो वो इस तरह से लिखे कि मतलब राइटर उसमें खुद अपने आप को कंसर्न करने की, जैसे वो खुद यागो है और यागो कैरेक्टर को इतनी सुंदरता से इतने ब्रीफ में डिस्क्राइब करे कि पढ़ने वाले को भी ये लगे कि हाँ, राइटर ने उसके संग उस कैरेक्टर के संग जस्टिफिकेशन किया है। ठीक है, मतलब वो कोई भी ट्रेट हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जिस कैरेक्टर को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसे इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करे कि हमें लगे कि राइटर उसके संग जस्टिफाई कर पा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इगोटिस्टिकल सबलाइम। गाइस, इसकी स्पेलिंग में बता देती हूँ, EGOTISTICAL। इगोटिस्टिकल सबलाइम ये भी जॉन कीट्स के द्वारा ही कॉइन टर्म है, लेकिन जॉन कीट्स ने ये टर्म कॉइन की है किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, और गाइस इसको हम जो हमने ऊपर पढ़ा नेगेटिव नेगेटिव कैपेबिलिटी, उसका एंटीथेसिस भी कह सकते हैं, उसका ऑपोजिट भी कह सकते हैं। उसमें तो हम मतलब राइटर के अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को ना देखते हुए वो हर तरीके के वर्क के ऊपर इक्वली लिखता है। ठीक है, इसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं होता है। और इसमें इगोइस्टिकल सबलाइन में राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ही सबसे ज़्यादा हैवी होता है, माइंड करता है। तो जैसे कि मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है, दिस टर्म coined by Keats for William Wordsworth, like poetry when writer
ओन पॉइंट ऑफ व्यू और शेडो द पोइट्री, मतलब उस पोइट्री में राइटर का जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हावी होता है। और व्हेन राइटर ट्राई टू कन्वे हिज ओन कंसेप्शंस, ओन आइडिया इन हिज वर्क, उसे बोलेंगे इगोटिस्टिकल सबलाइन। जैसे हम विलियम वर्ड्स की पोइम्स में देखते हैं, लिरिकल बैलेट्स हुआ, कोई भी विलियम वर्ड्स के वक्त की हुई तो आप जानते हो उसमें बहुत ज़्यादा नेचर नेचर पोइट्री, वो तो बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस देते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर से रिगार्डिंग उसका अ, हम कह सकते हैं उसकी थीम होती है। देन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, गाइस ये टर्म कॉइन की थी बाय टी.एस. इलियट ने, और किस में की थी? उनका फेमस ऐसे था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वर्क है तो उसके उसके अंदर जो भी सराउंडिंग है वो भी उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लव पोएम है, तो ऐसा नहीं कि आगे तो लव पोएम में लवर्स म्यूजिकल डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पोएम्स चल रही है, और पीछे कोई अ, हम कह सकते हैं कि जैसे ना गरीबी का कोई चल रहा है, बेरोजगारी है, गंदगी चल रही है, मतलब उसमें कोरिलेशन होना चाहिए। अगर आप सुंदरता, अगर आप कोई ना लव पोएम दिखा रहे हैं या फिर कोई हैप्पीनेस दिखा रहे हैं अपने पोएम में, वर्क में, तो उसके पीछे भी हम देखेंगे गाइस की ब्यूटीफुल सीनरी चलती है, फ्लावर्स चलते हैं, सब लोग खुश दिखाते हैं। जैसे कि इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे कि खुश है जमाना आज पहली तारीख है, मतलब पहली तारीख है तो जमाना खुश होना चाहिए क्योंकि सैलरी मिलती है। तो मतलब कोरिलेशन होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, आप एक तो रोने धोने की बात कर रहे हैं और पीछे लोग हैप्पी हैं, खुश हो रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर लोग दुखी हैं तो पीछे भी हम दिखाएंगे कि है ना एटमॉस्फेयर में बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, क्योंकि पोइट का दिल दुखी है तो पोइट उसको रिलेट करना चाहता है। और अगर आप बहुत खुश हैं तो आप देखेंगे सब जगह वेदर सनशाइन है, धूप खिली हुई है, और म्यूजिकल म्यूजिकल टच दिखाएंगे आप कि हर जगह नेचर भी खुश है। ये होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। When mood of poetry or any work synchronize with his nature or background, then it is called objective correlative or objective correlation. There must be a connection between point view and concurrent situation on the surroundings. Then is association of sensibility. Right? This is also the term coined by T.S. Eliot to separate thoughts and feelings. इसमें क्या होता है कि थॉट्स को और फीलिंग को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि द मेटाफिजिक्स, इन्होंने ये टर्म कोइन की थी अपने फेमस ऐसे द मेटाफिजिक्स पोइट्स में। मेटाफिजिक्स पोइट्स जैसे कि हम जानते हैं जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम काउली, ये सब है। ठीक है, तो गाइस इन्होंने क्या किया है, जिस सिमिलर आइडियाज हैं उनको कंबाइन किया है, कंपेयर किया है विद ईच अदर, लाइक जॉन डन की वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, अगर आपको पता होगी, उसमें उन्होंने क्या किया है, कंपास है, कंपास के जो दोनों पेयर्स होते हैं, लेग्स होते हैं, उसको उन्होंने लवर से कंपेयर किया है कि कंपास का जो एक लेग है वो लवर, एक लवर है, बिलव्ड है, और दूसरा है वो बिलव लवर की बिलव्ड है और वो खुद लवर है, इस तरह से। तो गाइस इन्होंने किया फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स टुगेदर, टू सेपरेट थॉट्स और फीलिंग्स को इन्होंने क्या किया है, फ्यूजन किया है, कंबाइन किया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली किया है मेटाफिजिकल पोइट्स ने। दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब इन्होंने सेंस को और ब्यूटी को एसोसिएट किया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। गाइस ये टर्म को इनकी थी एस.टी. कॉलेरिज ने, जो कि नेचर पोइट है, और इन्होंने अपने ऐसे बायोग्राफी या लिटरेरिया में टर्म को इनकी थी। इसका मतलब होता है गाइस कि अगर हम किसी लिटरेरी वर्क को एंजॉय करना है तो इवन हमें पता है कि वो ऐसा होता नहीं, जैसे कोई हॉरर मूवी है उसमें आप देखते हैं कैसे एलिमेंट्स आते हैं सडनली एकदम, कोई कोई अ, जैसे कोई भी घोस्ट है तो सडनली अपीयर हो जाएगा। ठीक है,
सडनली कुछ ऐसा होता है जो हमें पता होता है कि वैसे नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। या फिर जैसे मान लीजिए कोई एक्शन फिल्म है, तो आप देखते हैं पीछे गाड़ियाँ उड़ रही हैं, हीरो इस तरह के एक्शन स्टेटमेंट्स कर रहा है, इस तरह के एक्शंस कर रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वो हाथ से गाड़ी उड़ा रहा है, उसने किसी को पंच मारा तो वो हवा में उड़ रहा है। ये सब हमें पता है कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बट चूंकि हमें एस्थेटिक प्लेजर चाहिए, हमें एंजॉय चाहिए, तो हम कुछ टाइम के लिए अपने कॉमन सेंस को यूज़ ना करके और जो व्यूअर बता रहा है, राइटर बता रहा है, हम उसको बिलीव करने की कोशिश करते हैं। टू एंजॉय एस्थेटिक प्लेजर ऑफ एनी वर्क, वी समटाइम नोइंगली इग्नोर द रियलिटी एंड बिलीव वॉट एवर शो इन अ स्पेक्यूलेटिव फिक्शन। नॉर्मली हमें पता होता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना माइंड, अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसको साइड में रखकर सिर्फ एंजॉय करने के पर्पज से उस चीज़ को देखते हैं, ताकि हम उसको टोटली एंजॉय कर सकें। क्योंकि हमें पता होता है वो चीज़ नहीं होगी, बट अगर एक्शन हो रहा है और गाड़ियाँ उड़ रही हैं, तो हम जानबूझ के उनको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। उसे बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन, जानबूझकर सस्पेंड करना अपने आइडियाज़ को, अपने कॉन्शियस माइंड को ऑफ डिसबिलीफ, ऐसी चीज़ों के लिए जो कि हो नहीं सकती। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा गाइस। ये 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। इन्हें मैचअप्स की तरह भी पूछा जा सकता है, और पर्टिकुलर राइटर ने कौन सी टर्म कॉइन की है वो भी पूछा जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका एंजॉय ले सकें और वो भी अपने एग्जाम्स वगैरह में से एडवांटेज ले सकें। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 इसे इसके एमसीक्यू से रिलेटेड लाऊंगी। तो तब तक के लिए वेट कीजिए गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।